ये अल्लाह का शुक्र है कोई लड़का नहीं है, बेटियों से मैं ऐसे ही पेश आता हूँ। अच्छा जी, बोर्ड पे देखें दोस्त। सर मेरे सामने देखिए, हमने लीज टर्म पे बात कर ली। लीज टर्म में क्या चीज़ ऐड होती है, क्या चीज़ ऐड नहीं होती है, कब लीज टर्म को हमने टर्मिनेशन की वजह से कम करना है, याद आ रहा है सब कुछ। हमने डे 1 पे पढ़ा था ना, लीज के 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी। एक हमारे पास है स्पेसिफिक एसेट, याद आ रहा है, राइट ऑफ यूज़ की कम्युनिकेशन, लीज टर्म और कंसिडरेशन, ठीक है। अब तक हम कवर कर चुके हैं सिर्फ लीज टर्म को, ठीक है। आज हम कवर करने जा रहे हैं स्पेसिफिक एसेट। एसेट क्या होना चाहिए भैया? स्पेसिफिक होना चाहिए। बेटा ये डिस्कशन अल्लाह के वास्ते बहुत तमीज़ से सुनना, क्योंकि लेटली एग्जामिनर ने इन 4 कंपोनेंट्स के ऊपर ही सवाल पूछे हैं। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि पिछली 4 अटैम्प्ट्स उठाओगे लेसी के केस में आधे सवाल थियोरेटिकल हैं, ठीक है जी। तो ज़रा ध्यान देना इस चीज़ को। देखिए स्टैंडर्ड कहता है जनाब एसेट होना चाहिए स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक होना चाहिए थ्रू आउट द लीज पीरियड। थ्रू आउट द लीज पीरियड क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ स्पेसिफिक का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड कहता है स्पेसिफिक का मतलब एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, इम्प्लिसिट भी हो सकता है। मैं एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? सर मैं जाता हूँ मिसाल के तौर पर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास, मैं कहता हूँ जी मुझे एक बंदा चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, यहाँ से ARTT से बच्चों को पिक करे, ठीक है जी, और उनके घरों पे छोड़े, सुबह उठा के जो है वो यहाँ ले आए, ठीक है जी। तो मुझे एक गाड़ी चाहिए अगले 3 साल के लिए लीज पे। अच्छा, जो गाड़ियों वाला है ना, जो ट्रांसपोर्ट वाला है, उसके सामने ना 5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है जी, 5 गाड़ियाँ खड़ी हैं। उसने कहा सर मैं आपके पास रोज़ इनमें से कोई एक गाड़ी भेज दूंगा, कोई एक गाड़ी रोज़ इनमें से, यही 5 गाड़ियाँ मेरे पास छठी नहीं है, इन्हीं 5 में से, ये स्पेसिफिक है? नहीं सर, याद रखना एनी एसेट इज़ नॉट स्पेसिफिक एसेट ना। आपको लीज में लिखना पड़ेगा ये वाली गाड़ी, इसका नंबर ये, इसका इंजन नंबर ये, जो भी है उसका कौन सा नंबर होता है, चेसिस नंबर ये, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगी। एसेट नीड टू बी पिन पॉइंट, यार ये है भाई वो एसेट जिसको जो है वो हमने लीज के ऊपर लेना है, ठीक है जी। अगर एसेट ऐसा है लीज के ऊपर तो हम स्पेसिफिक एसेट मानेंगे, अदरवाइज वो लीज नहीं होगी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला कहे इनमें से कोई भी एक गाड़ी भेज देंगे, तो वो लीज ही नहीं है, उस पर IFRS 16 अप्लाई, तो फिर कैसे अकाउंटिंग करेंगे? एक तो बात ये कि वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है जी। प्रैक्टिकली उसकी वैसी अकाउंटिंग करेंगे जैसे लेसी वाले केस में की थी, यानी जो रेंट आप पे कर रहे हो एक्सपेंस के तौर पे बुक करते रहना है हमने। ROU लीज लाइबिलिटी नहीं बनानी। ROU लीज लाइबिलिटी बनाने के लिए ज़रूरी क्या है? एसेट क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक। अगर वो कहती जी इनमें से कोई भी एक बंदा एक गाड़ी आ जाए करेगी रोज़ पिक करने के लिए, हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये हमारे लिए लीज नहीं है, ऐसा। इम्प्लिसिट का क्या मतलब है? हाँ जी, व्हाट इज मेंट बाय इम्प्लिसिट? मैं बताता हूँ। इम्प्लिसिट पे स्टैंडर्ड की एक एग्जांपल है। स्टैंडर्ड का मिसाल के तौर पर सर एक हाउसिंग स्कीम बन रही है, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है जी, और मैं यहाँ घर बनाऊँगा, ठीक है, इस जगह पे मैं बनाऊँगा कुछ 70-80 अपार्टमेंट्स, और मेरे पास मिसाल के तौर पर वज़ीर आया और उसने कहा सर मुझे एक अपार्टमेंट रेंट पे चाहिए। मैंने कहा यार ये 4थे फ्लोर पे 6ठा मकान, या 4थे फ्लोर पे 5वां मकान, ये मैं आपको रेंट पे दूंगा। अभी ना बिल्डिंग है, ना वो फ्लोर है, ना वो मकान है, यहाँ मकान बनेगा, फ्लोर बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, उसके बाद मैं तुम्हें लीज पे दूंगा। स्टैंडर्ड कहता है जनाब इवन ऐसी स्टेट में भी स्पेसिफिक एसेट की डेफिनेशन मीट हो जाती है। सर हमें जब अकाउंटिंग करनी ही बिल्डिंग बनने के बाद है, तो स्पेसिफिक एसेट अभी से डिटरमिन करने की क्या लॉजिक है? देखिए ये चीज़ नहीं, अभी गौर से तरीके से सुनना। लीज अग्रीमेंट डेट और कमेंसमेंट डेट में फ़र्क होता है। अग्रीमेंट डेट होती है वो डेट जिस दिन आप क्या करते हो, अग्रीमेंट साइन करते हो कि भाई मैं यहाँ एसेट बनाऊंगा, यहाँ से मुझे चीज़ मिलेगी, इतने मैं पैसे दूंगा, भले वो कमेंस बाद में हो। अगर लीज अग्रीमेंट हो गया ना, आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कमिटमेंट्स एंड कंटिजेंसीज के नोट में वो चीज़ डिस्क्लोज करना होती है कि मैंने एक अग्रीमेंट किया है विच मीट्स द डेफिनेशन ऑफ लीज, ठीक है जी, एज पर IFRS 16, और मैं आगे ये काम करूँगा। तो स्टैंड कहता है, अगर स्टैंड ये कहता है कि अगर लीज की डेफिनेशन मीट करनी है तो वो एसेट क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। तो स्पेसिफिक एसेट होने के लिए फिजिकली मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। वो कहता है जनाब अगर एक एसेट बाद में बनेगा और वो स्पेसिफाई कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि यहाँ बनेगा एसेट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लीज की डेफिनेशन मीट कर जाती है, भले उसको फिजिकली मौजूद होने की ज़रूरत
अब ये ARTD ने सोचा यार एक इस कॉलेज को ज़रा से एक्सपेंड किया जाए, तो हम सामने गए, सामने एक जो है वो बेंगलो है, उन्होंने कहा हम ऑलरेडी जो है वो क्या कर चुके हैं, ये बेंगलो किराए पे दे चुके हैं। हमने कहा एक और फ्लोर चढ़ा दो, क्या टेंशन है, अप्रूवल ले लो, फ्लोर चढ़ा दो। उन्होंने कहा ठीक है, एक एग्रीमेंट हो गया हमारा कि इसके ऊपर एक फ्लोर बनेगा और वो फ्लोर हमें क्या होगा, रेंट पे मिलेगा। बगैर एग्रीमेंट को तो नहीं वो काम करेगा ना, एग्रीमेंट करके करेगा, ये ना मैं भाग जाऊं। तो उसने एग्रीमेंट कर लिया, अब मुझे स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो सेकंड फ्लोर है ये ARTD का होगा। अब मुझे एक बात बताएं सर, क्या ये इम्प्लिसिटली ये एसेट एक्सप्लेन हो गया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? हाँ, फिजिकली मौजूद होने की ज़रूरत। अब बता एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है? फिजिकल मौजूद हो, स्पेसिफिक एसेट हो। इम्प्लिसिट का क्या मतलब है? फिजिकल ना भी हो तो बात बन जाएगी, लीज का कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मीट हो जाएगी। अच्छा, आप गौर तो सुनना, अच्छे तरीके से सुनना। सर एक और है चीज़ है इसके अंदर, वो क्या है? सब्सटेंशियल कैपेसिटी। गौर तो सुनना, हमने मुल्क में एक कंपनी है जिसका नाम है NRL, ठीक है जी। NRL क्या है जी? नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। NRL की ना एक पाइपलाइन है जो पाकिस्तान के चारों सूबों को कनेक्ट करती है। इस पाइपलाइन के थ्रू गैस, ठीक है जी, इन पाइपलाइंस के थ्रू गैस और जो क्रूड ऑयल है वो एक्सपोर्ट यानी पूरे पाकिस्तान में घूमता है, ठीक है जी। पेट्रोल है, डीजल है और जो गैसेज हैं ये इन लाइंस के थ्रू घूमती है। ऐसा NRL ना इन लाइंस के थ्रू बहुत सारी कंपनी को स्पेस देती है कि जी आप भी अपना ऑयल यहाँ से अगर सिंध से बलूचिस्तान भेजना है तो इस लाइन पाइपलाइन के थ्रू भेज दो। ये पाइपलाइन लोगों की नहीं है, किसकी है? NRL की है। NRL के पास OGDC आता है, कहता है जी मैं अपने ऑयल एंड गैस को यहाँ से मूव करूँगा पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में। NRL कहते हैं करो मूव, पैसे लगेंगे भाई इसके। OGDC क्या करता है जी, इस पाइपलाइन की 20% कैपेसिटी इंगेज कर लेता है। 80% किसके पास है? NRL ने बाकी लोगों को बांटी हुई, उनकी जो उनकी चीज़ उनकी भी जो है ना ऑयल एंड गैस यही से क्या होता है, मूव हो रहे होते हैं। OGDC ने कहा यार मैं चाहता हूं कि मैं इसकी 90% कैपेसिटी यूटिलाइज कर लूं और एक छोटी सी कैपेसिटी मैं किसके लिए छोड़ दूं, बाकियों के लिए छोड़। NRL ये कैपेसिटी लोगों को रेंट आउट करता है, ये जगह देता है लोगों को, ये फैसिलिटी देता है कि आप ये काम कर लो मेरे पास से, ये पाइपलाइंस आप यूज़ कर लो अपने जो है वो जो मिनरल्स हैं या ऑयल एंड गैस है इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, नहीं इसको डिफरेंट जगहों पे भेजने के लिए। OGDC ने कहा भाई मैं इसकी 90% कैपेसिटी यूज़ करना चाह रहा हूँ। NRL ने कहा ठीक है। अब बताओ 90% ऑफ द टाइम्स इस एसेट पे कंट्रोल किसका है? OGDC का है, वही इसके अंदर से अपनी सारी चीज़ें भेज रहा है। तो स्टैंडर्ड कहता है NRL ने OGDC को ये एसेट क्या कर दिया, लीज पे दे दिया। किस पे दे दिया? लीज पे दे दिया। अगर टर्म डिफाइन हो जाए ना कि कितने साल के लिए ये दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, लीज हो जाएगा। यानी अगर आपने एक एसेट की सब्सटेंशियल कैपेसिटी क्या कर दी है। अच्छा, अब इसकी एक और एग्जांपल सुनना। मैं सर नीचे फोटोकॉपी की दुकान खोलता हूँ, ठीक है, ARTD में फोटोकॉपियर आ जाता है। फोटोकॉपी की मशीन हम क्या करेंगे, या तो खरीदेंगे या हम क्या करेंगे, किराए पे लेके आएंगे। हमने सोचा किराए पे ले आते, तो किराए वाले ने कहा कि जनाब मैं फोटोकॉपी की मशीन भी भेज रहा हूं, बंदा भी भेज रहा हूं, फोटोकॉपी की मशीन भी भेज रहा हूं, बंदा भी भेज रहा हूं। बंदा आपकी भी कॉपीज करेगा और अगर कोई बाहर से आ जाएगा तो उसकी भी कॉपी कर लेगा। मैंने कहा यार बाहर से आएगा कॉपी करेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई, सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक वो किसी और की कॉपी नहीं करेगा। क्यों? वो मेरा कॉलेज खुला है तो वो मेरे काम करेगा। उसने कहा ठीक है, उसके बाद 1 घंटा वो क्या करेगा, बाकी अवामुन नास को सर्विस दे देगा। क्या इस एसेट को जो मैं किराए पे लेकर आया हूं इसकी 90-95% कैपेसिटी मैं मैनेज करता हूं, मेरे कंट्रोल में उस दौरान और कोई बंदा नहीं आ सकता? तो मुझे बताओ ये लीज है या नहीं है? हाँ सर ये लीज है। व्हाट इफ के वो आके कहता है कि जी मैं इधर फोटोकॉपी की मशीन रख रहा हूं, आप भी कॉपी करो बाकी लोग भी करते रहेंगे, तो मैं कहता फिर ये लीज नहीं है। इसी तरह सर अज्यूम करें हमारे गांव में एक आटे की चक्की है, सब उधर आटा पिसवाने जाते हैं सर, लेकिन माशाल्लाह हमारी आटे की मिल है, हमने उसको एंगेज किया हुआ है, ठीक है जी। वो 90-95% टाइम आटे की चक्की उसकी हमारे आटे को पिसवाने में यूज हो रही है। जब हमारा आटा आता है फिर किसी के बाप के काम को भी वो हाथ नहीं लगा सकता। 90-95% टाइम वो हमारे लिए काम करता है। तो मैं कहूँगा जनाब अगर मैंने 4-5 साल के लिए चक्की जो है वो इस तरह बुक करवाई हुई है तो फिर क्या है ये। तो अगर एक एसेट की 100% कैपेसिटी ना भी हो ना, सब्सटेंशियल कैपेसिटी भी हो ना 90-95%, तो हम कहेंगे कि ये एसेट क्या है, स्पेसिफिक एसेट है, ठीक है जी। भले 5-10% कैपेसिटी कोई और यूज़ करता हो, इससे स्पेसिफिक एसेट की डेफिनेशन ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास सर आधी पौनी कैपेसिटी है, 70%, 60%, स्टैंड कहता है नहीं, सब्सटेंशियल का मतलब क्या है इस पर्टिकुलर केस में,
90-95%, यानी 90% आप कह लें ऐसा। अब बताएं जी, व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक एसिड? स्पेसिफिक एसिड इज आइदर वेरी स्पेसिफिक फिजिकल एसिड ऐसा, और एन एसिड दैट इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट बट इज एयर मार्क्ड कि ये एसिड है, ठीक है जी, और एन एसिड जिसकी सब्सटेंशियल कैपेसिटी हमने यूटिलाइज करनी है, भले उसकी कुछ पार्ट, कुछ छोटी मोटी कैपेसिटी कोई और भी यूटिलाइज कर ले, इससे स्पेसिफिक होने की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर सर मैंने गाड़ी इंगेज की, उसने कहा जी गाड़ी जो है 29 दिन आपको सर्व करेगी। एक दिन के लिए हम चाहते हैं यार ये जो डिफरेंट कॉलेजेस की पिकनिक विकनिक है ना, उसमें हम गाड़ी यूज़ कर लेंगे। अब बताओ जी क्या ये स्पेसिफिक है? हाँ सर, क्यों? हमने एक 90% 95% कैपेसिटी बस की हमारे पास है, तो ये क्या है जनाब? एक स्पेसिफिक एसिड ऐसा है। अगर ये भूल गए ना, नंबर जाएंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दोनों कंडीशंस का कौन सी? ना 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 ना, एक तो देखो स्पेसिफिक एसिड मैं लीज पे ले आऊँ ना, ये तो मेरा हो गया ना, 100% कैपेसिटी मेरे पास है। वो कहता है 100% कैपेसिटी ना भी तुम्हारे पास हो, 5-10% कैपेसिटी कोई और भी यूटिलाइज करता हो, तब भी वो क्या रहेगा? लीज ही रहेगी, ठीक है जी, ऐसा है। इसको कॉपी करना है, जो भी करना है, इसको प्रॉपरली लिख लेना अपने पास, ठीक है। देखो स्पेसिफिक एसिड स्पेसिफिक एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, इसको मैं क्या लिख दूं? फिजिकल विद 100% कैपेसिटी, ऐसा क्या हो सकता है? इम्प्लिसिट नॉट, क्या क्या करो बेटा? इम्प्लिसिट का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी एसिड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है जी। मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप एक, मैं मिसाल के तौर पर एक सामने वाले प्लॉट में जाके कहता हूं कि मुझे इधर एक बिल्डिंग बना दो ARTD के लिए, उसने कहा ठीक है अग्री कर लो, यही बिल्डिंग बनाऊंगा, पूरी की पूरी बिल्डिंग आपको रेंट पे दे दूंगा। अभी बिल्डिंग बनी नहीं है लेकिन हमारा अग्रीमेंट हो गया, तो ये अग्रीमेंट लीज की डेफिनेशन मीट करता है, भले एसिड फिजिकली मौजूद। हाँ, अकाउंटिंग हम तब करेंगे, लेकिन ये अग्रीमेंट अगर आपने कर लिया ना, आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना है कि मैंने एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट किया है जो एज पर IFRS 16 लीज है, जो आपको डिस्क्लोज जरूर करना पड़ेगा, ठीक है जी। नहीं नहीं, देखो वो कहता है अगर आपने लिख दिया ना कॉन्ट्रैक्ट इस पे अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंट्स के अंदर कि मैंने एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो फिर वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट होना भी चाहिए, ठीक है जी। वो लीज कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? वो जब ये 4 कंडीशंस पूरी होंगी। किसमें? रियल एस्टेट कंपनी जो प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, क्या वो बेचने के लिए करती हैं या रेंट पे देने के लिए कर रही है? तो बेचने के लिए थोड़ी है, फिर हम तो क्या ले रहे हैं? रेंट पे ले रहे हैं, ठीक है जी। हम कह रहे हैं जो हम एसेट रेंट पे लेंगे ना, वो हमें बता दो कि कहाँ बनेगा, ठीक है जी। अकाउंटिंग कब से शुरू होगी? कमेंसमेंट से शुरू होगी, जब से एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा, ठीक है जी। लेकिन याद रखना, हमने इवन कमेंसमेंट से बहुत पहले इंसेप्शन डेट का कॉन्सेप्ट है, उस पर आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना होगा कि हमने एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक कर लिया है, जिसकी कमेंसमेंट साल बाद होगी, 2 साल बाद होगी, 1.5 साल बाद होगी, ताकि अवाम उन्नास को क्या हो, पता चल सके। हाँ, इवन अगर एक फिजिकल एसेट है ना, एग्जिस्ट करता है, आपने कहा मुझे ये लीज पे चाहिए, उसने कहा जी अभी नहीं मिलेगा, साल बाद मिलेगा, आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है जी। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है जी। अग्रीमेंट डेट और कमेंसमेंट डेट स्टैंडर्ड में अलग अलग डिफाइंड है, और उसका रीज़न ही है। हाँ हाँ हाँ, बाज़ औक़ात लोग टोकन मनी दे के चले जाते हैं, उसको कहते हैं प्री कमेंसमेंट पेमेंट्स, वो भी अभी हम देखेंगे, उसकी भी अकाउंटिंग देखेंगे, ठीक है जी। क्या हम आगे बढ़ें? हाँ, आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। थ्रेशोल्ड क्या है भाई? नहीं, सैयद मोहम्मद अली बेटा क्या पूछ रहे हो एग्जैक्टली? पूछो थ्रेशोल्ड। नहीं, 90% का मतलब देखो, स्टैंडर्ड में 90% नहीं लिखा है, स्टैंडर्ड में लिखा है ये मिनिमल सी कैपेसिटी, आप जो है वो किसी और को देते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मिनिमल सी कैपेसिटी को एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारी फर्म्स ने लिखा है कि 5 से 10% कैपेसिटी इज मिनिमल कैपेसिटी, ठीक है जी। इससे ज़्यादा
नहीं होना चाहिए। एक्सप्लिसिट की कौन सी मिसाल दी थी? 1 बिलियन मिसालें दी थी, ये गॉडियों वाली मिसालें दी थी, ये बताई थी। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर मैं एक गन खरीदने गया, ठीक है जी, मैंने कहा यार उन लड़कों को क्लास में गोली मारनी चाहिए, तो उस एक्सप्लिसिट जो गन होगी, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा आगे बढ़े हम दोस्त। हाँ बिल्कुल, और किसके लिए? प्यारे भाई अपने पास हेडिंग डालें सब्स्टिट्यूशन राइट्स। कौन से राइट्स? सब्स्टिट्यूशन राइट्स। सब्स्टिट्यूशन, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पर देखो, सुनो सुनो, सारी चीजें छोड़ दो। हाँ स्पेसिफिक एसेट काउंट होगा। फैजान अली बिल्कुल लीस्ट रीड करेंगे। फैजान अली बिल्कुल सही कहा आपने। बेटा बोर्ड पे देखो, सुनो, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसके पास मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे ARTT से बच्चे उठवाने हैं, उनके घर पहुँचाना है, ठीक है जी, मम्मी डैडी बच्चे हैं, सुबह जो है वो नाश्ता वाश्ता करके तैयार होके वो गेट पे खड़े होंगे, आपने उनको उठाना है, वहाँ से यहाँ लाना है, ठीक है जी, यहाँ से शाम में दोबारा बस में बैठेंगे, सीधा आपने मगरिब की नमाज से पहले उनको घर छोड़ना है, अंधेरे से पहले, ऐसा। अच्छा जी बोर्ड को देखिएगा। सर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसके पास ना 2 बसें, एक की कैपेसिटी है कितने की? 30 सीट्स की, और एक बड़ी बस है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 50 सीट्स की, ठीक है जी। इसको चलाने का खर्चा कंपनी को आता है 4,000 रुपये का डेली। 4,000 रुपये का पेट्रोल डलता है, वो चलाती है कंपनी। हमने ये एसेट लीज पे लेना है, इसको चलाने पे खर्चा आता है 6,000 का, ऐसा। अच्छा मैं जाता हूँ और लीजिंग कंपनी को ये कहता हूँ कि यार मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए। कौन सी वाली? ये 30 सीट वाली गाड़ी चाहिए मुझे। किसके लिए, किस पे चाहिए? किराए पे, ऐसा। वो कहता है सर किराए पे तो ले लें, लेकिन देखें एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, कभी ये 30 सीट वाली गाड़ी नहीं हुई ना तो मैं 50 वाली भेज दूंगा। ये स्पेसिफिक एसेट है। आपको अभी ऐसे लग रहा है ना कि नहीं है, ऐसा। तो सुनो सुनो सुनो, अब इसमें कहानी है। स्टैंडर्ड कहता है उसके पास जो अल्टरनेटिव है देने के लिए, क्या वो अल्टरनेटिव दे सकता है आपको? ऐसा है पॉसिबल, उसकी प्रैक्टिकल एबिलिटी है देने की? हाँ हाँ बिल्कुल है। 30 भी उसके पास है, 50 भी उसके पास है, जब दिल करेगा 50 भेज देगा। लेकिन वो कहता है पहले ये देखो उसके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है या नहीं है। हैं? नहीं है ना। को पागल ही होगा जो 30 सीट वाले की जगह क्या भेजेगा? 50 सीट वाली भेजेगा, जिसमें उसका खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है। तो स्टैंडर्ड कहता है इन सब्सटेंस फिर ये स्पेसिफिक एसेट है, उसके सब्स्टिट्यूट करने का राइट तो है, लेकिन वो राइट ऐसा है कि उसके बेनिफिट में नहीं है। कल वो सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, क्यों? खर्चा ज्यादा, बहुत मजबूरी होगी तो ये काम करेगा। तो भाई हम इन सब्सटेंस अज्यूम कर लेते हैं कि वो इसको स्विच या सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है सर, गौर तो सुनना, एक लेसर के पास सब्स्टिट्यूशन राइट्स अगर हैं तो हम कहेंगे जनाब, और वो राइट्स कैसे हैं उसके लिए, वो सब्स्टिट्यूशन उसके लिए कैसे हैं? बेनिफिशियल है। तो हम कहेंगे उसके पास सब्स्टिट्यूशन राइट्स सब्सटेंटिव है। क्या है जनाब? अब बताओ, और तो सुनना मेरे बच्चों, अगर मैं ये कहूं कि जो 50 सीट वाली गाड़ी है ये नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलती है, इसमें फ्यूल कंजम्पशन 4 नहीं बल्कि 6 नहीं बल्कि 3,000 है। अब बताओ मैं 30 सीटों वाली लेने जाता हूं, वो कहता है ले लो 30 सीट वाली, लेकिन जिस दिन 50 सीट वाली हमारी खाली होगी ना, मैं 30 सीट वाली नहीं भेजूंगा, मैं क्या करूंगा? मैं 50 वाली भेजूंगा। क्या ये उसके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है? तो फिर आपने जो 30 सीट वाली गाड़ी लीज पे ली है ना, वो लीज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, उसकी एबिलिटी है, और दूसरा सर सब्स्टिट्यूशन उसके फेवर में है। तो वो जब चाहेगा क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, क्योंकि उसके बेनिफिट में ही है। तो स्टैंड कहता है फिर ये एसेट स्पेसिफिक नहीं है।
ये आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के कोने खुदरे में छुपा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, पूछ लिया एग्जामिनर ने। और वहां जब लफ्ज लिखे ना कि सब्स्टिट्यूशन राइट्स सब्सटेंटिव है, इसका क्या मतलब है? यानी कि चेंज भी हो सकता है और वो चेंज करेगा क्योंकि उसका बेनिफिट भी है। अब सुनना जरा गौर से, व्हाट इफ के सर मैं 30 सीट वाली गाड़ी लीज पे लेकर आता हूं और मैं अपने एग्रीमेंट में लिख देता हूं कि 50 सीट वाली गाड़ी किसी का बाप भी मुझे नहीं देगा। अब बताओ उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल एबिलिटी क्या हो गई? रिस्ट्रिक्ट हो गई। उसके पास 2 गाड़ी है लेकिन वो सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकता, तो कर ही नहीं सकता तो उसके सब्स्टिट्यूशन राइट्स सब्सटेंटिव नहीं है, ऐसा। अच्छा गौर सुनना, सर मैं 30 सीट वाली गाड़ी लीज पे लेकर आता हूं, उसके बाद 50 सीट वाली गाड़ी भी है, लेकिन सर जिस जगह पे मेरा घर है उसके रोड इतने उस हिसाब से बने हुए कि 30 सीट वाली गाड़ी तो आ जाएगी, 50 सीट वाली आ ही नहीं सकती, इस्तेमाल ही नहीं हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ कि 50 सीट वाली गाड़ी हम नहीं लेंगे, लेकिन सर वो बंदा प्रैक्टिकली एबल ही नहीं है ये 50 सीट वाली गाड़ी हमें देने के लिए, तो हम क्या कहेंगे? उसके सब्स्टिट्यूशन राइट्स सब्सटेंटिव नहीं है, ऐसा है। तो याद रखना, अगर सब्स्टिट्यूट कर भी सके और सब्स्टिट्यूशन करने से उसको क्या हो, फायदा भी होता हो, तो हम कहेंगे इसके सब्स्टिट्यूशन राइट्स क्या है। अगर ये सब्स्टिट्यूशन राइट्स सब्सटेंटिव हैं तो ये लीज नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूशन राइट्स उसके पास सब्सटेंटिव नहीं है, यानी या तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता या अगर कर सकता है तो उसके फेवर में नहीं है, तो हम कहेंगे ये लीज है, ऐसा। अब इसको लिखो, अ सप्लायर्स राइट टू सब्स्टिट्यूट द एसेट is considered substantive if supplier has the practical ability and number 2 economically beneficial. If supplier has substantive substitution rights, the contract will not be considered as lease. जी मेरे बच्चों, फायदा होता है उसको। मुझे बताओ 50 सीट वाली बस पे खर्चा आता है 3000 का दिन का, और 30 सीट वाली बस पुरानी है, उस पर खर्चा कितना आता है? तो अगर आप 30 सीट वाली गाड़ी लेकर आ रहे हो, उसके बाद जब 50 सीट वाली खाली होगी वो क्या करेगा? वो आपके पास भेज देगा। तो इसमें क्या है, उसका फ़ायदा है कितने का? तो हम कहेंगे ये उसके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, ऐसा। ये दोनों कंडीशन मीट होना ज़रूरी है। क्या चीज़? तो फिर ये लीज नहीं है। देखो स्टैंडर्ड कहता है जनाब फिर एसेट स्पेसिफिक नहीं होगा ना, उसके पास एक एसेट और भी मौजूद है, उसको देने में बेनिफिट भी है, तो वो क्या करेगा? हमेशा अपना बेनिफिट लेगा। तो अगर हमेशा अपना बेनिफिट लेगा तो जो एसेट आप लीज पे लेकर आए हो तो भी ये स्पेसिफिक थोड़ी हुआ। जब उसके बाद अवेलेबिलिटी आएगी वो ये इस एसेट की जगह क्या भेजा करेगा? दूसरा वाला। तो फिर ये लीज तो नहीं हुआ ना। लीज में तो एसेट का स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। तो अगर इवन उसके पास सब्स्टिट्यूट करने का राइट तो हो, लेकिन उसके लिए सब्स्टिट्यूशन बेनिफिशियल ना हो तो वो नहीं करेगा। कभी शाज़ो नादिर कर दिया तो कर दिया, लेकिन अपना नुकसान तो नहीं करेगा ना बार बार। तो फिर हम अज्यूम करेंगे कि एसेट क्या है, ये लीज की कॉन्ट्रैक्ट क्या लीज है, ठीक है ना। बिल्कुल सही कहा आपने फैज़ान अली। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल में लीज होगा। भाई मुझे एक बात बताओ, एक एसेट आप 30 सीट वाली गाड़ी लीज पर लेकर आते हो, 50 वाली उसके लिए प्रैक्टिकली भेजना ही, फिजिकली भेजना ही पॉसिबल नहीं है, तो लीज है ना 30 सीट वाली गाड़ी के लिए। यार अब देखो मैं इसका क्या जवाब दूं मेरा प्यारा भाई। एक बच्चा कह रहा है कि यार दोनों गाड़ी की जो है वो क्या हो, सेम हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम हो, तो फिर लीज है। भाई हाँ लीज है, उसको फ़ायदा तो नहीं है ना दूसरी गाड़ी भेजने का। दूसरी गाड़ी भेजने का फ़ायदा कब होगा? उसकी कॉस्ट कम होगी ना, बराबर होगी भी तो। नहीं चल रहा नेट? आए जरा दोस्त बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। एक सवाल है जी, लीज एबीसी लिमिटेड लीज एन एसेट फ्रॉम जापान लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। लीज टर्म विल बी 5 साल, एनुअल रेंटल 1 लाख रुपए पर एनम पेबल एट दी एंड ऑफ द ईयर। ऐसा क्या बन गया? कहाँ जा रहा है भाई? अच्छा जी, फिर डाउन पेमेंट है 1.5 लाख की, पेड एट द कमेंसमेंट,
रेंटल्स विल बी इंक्रीज बाय 15% पर एनम अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख। सूद का रेट है हमारे पास 16%। जापान लिमिटेड हैज़ द राइट टू रिप्लेस द एसेट एनी टाइम ड्यूरिंग द लीज पीरियड। ये आ गया इसके पास सब्सटीट्यूशन राइट्स। अब हमने देखना ये सब्सटेंटिव हैं या नहीं है। तो वो कहता है जी अज्यूम करो ये सब्सटेंटिव हैं, और अज्यूम करो कि सब्सटेंटिव, अगर ये सब्सटेंटिव हैं तो हम कहेंगे नो लीज। नो लीज तो फिर क्या करना है, सब चीज़ों को ऐड करना है, एवरेज रेंटल निकाल देना है, ऐसा। और अगर ये लीज है तो फिर लीज लायबिलिटी। तुम पहले काम करो, लीज करो इसको ज़रा, ठीक है। कर लिया। बताएं, मैं सबसे पहले अगर मैं कहूँ जी नॉट सब्सटेंटिव, तो अगर सर राइट सब्सटेंटिव नहीं है तो क्या करेंगे हम निकालेंगे सर ROUA। ROUA में सबसे पहले जी डाउन पेमेंट कितने की, 1.5 लाख की। फिर हमारे रेंटल्स है ना, रेंटल्स कितने साल के, 4 साल के, और रेंटल्स हैं कितने, 1 लाख है, और वो इंक्रीज होगा किस रेट से, तो अगले साल 1,15,000, फिर अगले साल 1 लाख, फिर 1.5 लाख पे रुक जाएगी बात, ऐसा। प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से, 16%। देखो क्या आता है, 8, टोटल निकाल दिया डायरेक्ट, 410,659। बेहतरीन काम कर दिया लड़कों आप लोगों ने, ठीक है जी। कौम याद रखेगी इसको इंशाल्लाह जी। सर टोटल निकालें, 560। अब बताओ जी मैं एंट्री क्या पास करूं, ईयर 0 पे ROUA डेबिट 560, और लीज लायबिलिटी ग्रेड कितने से 410, और बाकी 150,000। यार एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे को ना इसको और आराम से तसल्ली से डिटेल में एक एक लफ्ज़ हल्के हल्के में पढ़ना है ना, प्रीमियम लेक्चर में लीज बहुत तमीज़ से रिकॉर्ड हुआ हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से ले सकते हैं, रिवीजन करना हो तो आप वहाँ से ले सकते हो, 10-10 मिनट की वीडियोज़ हैं, आप आराम से वो ले सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया सर। अब आगे से इसको लेके चल लेंगे ना, कोई मसला तो नहीं है ना। इसको मैं आगे इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन करवाने की ज़रूरत तो नहीं है ना। मुझे बताएं व्हाट इफ़ के नॉट सब्सटेंटिव हो तो, सॉरी सब्सटेंटिव हो, कैसे निकालेंगे सर हम एवरेज रेंटल, किसको ऐड करेंगे हम, इन सबको, 1 लाख, 1,15,000, 1,32 और 1.5 लाख, और फिर और अभी मैं फिर 3 करूंगा ना तो यहाँ रो पड़ेंगे लोग, फिर बोलेंगे 3 कहाँ से आया, डाउन पेमेंट भी है ना। टाइम पीरियड निकालो, एवरेज रेंटल 159, ऐसा। अब बताओ हमने डे 1 पे एंट्री पास की होगी, ईयर 0 पे किस चीज़ की, एडवांस रेंट डेबिट कितने से, 1.5 लाख ना, और कितने से बाबू, यही चाहे। पहले साल के एंड पे क्या करेंगे हम, रेंट एक्सपेंस डेबिट कितने से बाबू, और कैश 1 लाख, पहला रेंटल हमने पे किया होगा, बाकी ऐसा ही है, यही चाहे। आगे बढ़े हम।
आगे बढ़ें, अभी सब्स्टिट्यूशन राइट ख़त्म नहीं हुआ है, रुक जाओ, ठीक है जी। चलो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आगे बढ़ें। हैं इसके बाद अभी तो शुरू हुआ है ये लड़के, ये तो हैं नहीं 5:30 नहीं है, क्या हो गया? हैं नहीं, हम हफ्ते में 5 क्लासेस रखेंगे, एक दिन मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन दूंगा, तो हमारे 6 दिन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन देख लें खिजरा बाजी। बढ़े हम आगे, आओ मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखना। अच्छा, बाज़ औक़ात एग्जामिनर करता क्या है आपके, वो कहता है जी एक चीज़ है सब्स्टिट्यूशन की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूशन करने से कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट जो देनी पड़े उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये कम होनी चाहिए किससे? बेनिफिट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऐसा सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होना, बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं सर, और सुनिएगा। ये सर एक शेयर्ड ऑफिस स्पेस है, ये सुना आपने, कॉन्सेप्ट सुना? शेयर्ड ऑफिस स्पेस। एक बंदे ने एक बहुत बड़ी जो है वो जगह किराए पर ली या जगह बनाई, उसमें छोटे छोटे ऑफिस बना दिए। जिस कंपनी के पास ऑफिस नहीं है वो क्या करे? उधर आ जाए, ठीक है जी। ये तो पहले तो बिल्डिंगों में बनते थे, अब एक ही बिल्डिंग पे दो सीटों के जो है ऑफिस बना दिए। बहुत सारे लोग फ्रीलांस का काम करते हैं, क्या करते हैं? उधर आके बैठ जाते हैं, उधर इंटरनेट भी अवेलेबल है, उधर बिजली का मसला नहीं है, एसी का मसला नहीं है, कोई क्लाइंट मिलने आए तो एक आध बंदा वहाँ पे आके बैठ भी सकता है। सर ये इक्वेशन किस लिए लिखी? यार मोइज़ भाई आपके दरमियान में से उठ के चले जाते हो क्या? हैं मैंने बताया कि जी सब्स्टिट्यूशन की कॉस्ट कम हो और बेनिफिट ज़्यादा हो, नेट ख़राब था। अच्छा, तो हम कहते हैं कि सब्सटेंटिव हैं सब्स्टिट्यूशन राइट्स। ऐसा यानी सब्स्टिट्यूट करने में कंपनी को क्या हो, थोड़ा सा खर्चा हो लेकिन फ़ायदा ज़्यादा हो। ऐसा अज्यूम करें एक शेयर्ड ऑफिस है, मेरे पास से तला आता है, उसने कहा सर मैं शाम में ना सिलाई कढ़ाई का काम करता हूँ, मुझे ये जगह दे दें, मैं इधर अपनी छोटी सी मशीन लगाऊंगा, ठीक है जी, मैं सीए हूँ तो मैं सीऊंगा। ऐसा ठीक है जी, और सुनना, मैं इधर अपना काम करूँगा। और सुनो, मैंने कहा तला भाई एक प्रॉब्लम है, आपको ना अपनी जो ये मशीन है ना और एक कुर्सी, इसके नीचे ना टायर लगाने पड़ेंगे। उसने कहा वो क्यों? मैंने कहा कभी मैं आपको इस कोने पे जगह दूंगा, कभी मैं आपको इस कोने पे जगह दूंगा। तला ने कहा नहीं 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 नहीं, ये कोना बेकार है, यहाँ कस्टमर नहीं आता। मैंने कहा कभी कभी ऐसा किया करेंगे ना, आप सुने तो सही, किराया है आपका एक दिन का 1000 रुपये। कितने? अगर आप यहाँ बैठोगे, अगर आपको मैं उस कोने में फेंकूंगा तो किराया है कितना? 800। तला ने कहा हाँ भी ठीक है, 200 रुपये किराया कम देना पड़ेगा ना, ठीक है। अब बताएं हम तला को रोज कहाँ बिठाते हैं? यहाँ पर, क्योंकि हमें 1000 रुपये किराया मिलता है। अब होता क्या है, हमारे इस पर्टिकुलर जगह पे कभी कभी कोई कंपनी आती है और कहती है हमें 2 दिन का एक इवेंट करना है और हमें ये फ्रंट की सारी जगह चाहिए। तो हम तला भाई को क्या कहते हैं, ये पकड़ भाई अपना मशीन और पीछे पहुंच। अब बताएं कंपनी को कितने का नुकसान हुआ इसको पीछे करने से? लेकिन जो लोग आएंगे ना वो 200 से ज़्यादा का किराया दे के जाएंगे। तो मैं कहूँगा जनाब जगह सब्स्टिट्यूट करने का मेरे पास एक तो राइट है, और वो राइट क्या है? सब्सटेंटिव है, बेनिफिशियल है। ऐसा तो मुझे बताएं सर, एग्जाम में इस तरह भी हो दे सकता है कि कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज लोअर देन द बेनिफिट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऐसा कभी कभी आपका एग्जामिनर इस लाइन को ऐसे लिखता है, कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज मिनिमल। इसका मतलब एग्जामिनर कह रहा है कि भाई सब्स्टिट्यूट करने से फायदा ज्यादा है, खर्चा कम है। तो आप क्या अज्यूम कर लेना कि हमारे सब्सटेंटिव, हमारे जो सब्स्टिट्यूशन राइट्स है वो क्या है? वो सब्सटेंटिव है। ऐसा है तो एग्जाम में आपको इस तरह का सिनेरियो भी दे सकता है। अब आओ एग्जाम का एक सवाल करते हैं। ऐसा
क्या चीज़? मैं अभी आपको यही बता रहा था कि इस रूल के पीछे जो है वो जो लोगों ने लड़ाइयाँ की है ना, उन्होंने की है ये क्या बकवास है भाई, हमें क्या पता चलेगा, हम तो लेसी हैं, वो किस चक्कर में बैठा हुआ है मुझे क्या पता, तो मैं तो नहीं पता ये। मैंने कहा जो हाजिर हालात हैं वो देख के आप असेस कर लें। देखो मैं एक बात बताऊँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना क़यामत तक डेवलप ही होते रहेंगे, ये फाइनल नहीं होंगे, याद रखना। कोई भी बंदा ही नहीं कह सकता, इससे पुराना लीज का स्टैंडर्ड उठा के देखो ना जो हम पढ़ाते थे, आप उल्टियाँ करोगे कि ये क्या है यार, ये कौन सा तरीका है लीज पे करने का, ये क्या फजूल बात है, ठीक है ना। उस स्टैंडर्ड में ऐसा सिनेरियो आता था कि लेसर के हिसाब से लीज होती थी फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में लेसर अपनी बुक्स में से एसेट को निकाल देता है, और लेसी के हिसाब से वो लीज हो रही होती थी ऑपरेटिंग लीज, वो अपने पास रिकॉर्ड ही नहीं करता था। अब एक ने अपनी बुक्स से निकाल दिया, दूसरे ने अपनी बुक्स पे लिया नहीं, एसेट हवा में लटक रहा है, वो एसेट कहाँ गया, नहीं, इस पर बड़े बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हुए हैं पुराने स्टैंडर्ड पे, ठीक है जी। और ये सब कुछ नहीं था उसके अंदर, सब्स्टिट्यूशन राइट्स और ये और वो कहते रहे जो अग्रीमेंट में लिखा है बस वही हम मानेंगे, अग्रीमेंट के बाहर की दुनिया हमने नहीं देखनी है। ये वाला स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, नहीं नहीं भाई, लेसर के हालात देखने, लेसी ने अपने हालात देखने, जजमेंट्स हैं, ठीक है जी, एक्सपेक्टेशंस हैं, ऑप्शंस हैं, टर्मिनेशन ऑप्शन है, एक्सटेंशन ऑप्शन है, इस तरह की चीज़ें इस स्टैंडर्ड में डली हैं। पुराना तो बहुत फजूल सा स्टैंडर्ड था। आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल देखें हम, यह है आपके एग्ज़ाम का सवाल। अच्छा, ये दोनों सवाल ना आपकी किताब से उठाए मैंने, लेकिन ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये कह रहे जी, कैप्री आइस अननोटेबल आइसक्रीम पार्लर, नजर आ रहा है, enters into an agreement with Yardley Limited to use a space in shopping mall owned by Yardley Limited for a period of 5 years। ये जो हमारी कंपनी है ना कैप्री आइस, ये आइसक्रीम बेचती है, यार्डले लिमिटेड एक बिल्डिंग ओनर है। हम उसके पास गए, हमने कहा जी एक छोटा सा स्पेस आपके बिल्डिंग में क्या करना है, हमने रेंट पे लेना है, इधर हम क्या करेंगे, कुल्फियाँ बेचेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड लोकेशन, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाकायदा लिखा है कि हम कहाँ किस जगह पे जो है वो जगह हमें मिलेगी। हाउएवर वाइल हैज़ अ डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब होता है मर्जी, ठीक है जी, टू रीलोकेट द स्पेस टू एनी अदर फ्लोर टू अकोमोडेट अदर कस्टमर्स हु वुड बी कंडक्टिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज इन द मॉल। उसने कहा कभी कभी ऐसे इवेंट होंगे, कुछ लोग कस्टमर आएंगे, हमें उस चक्कर में क्या करना पड़ेगा, हम कहेंगे चाचा उधर कुल्फी बेच जाके, ऐसा। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है लीज? हाँ जी, क्या चीज़? अब आपने कोई ऐसी चीज़ पढ़ी कि यहाँ लिखा है कि सब्सटेंटिव है या नहीं है, हैं? लेकिन खुद लॉजिकली सोचो कि सब्सटेंटिव होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमने कहा यार इतना बड़ा सवाल बनाया तो इसीलिए तो दिया है, ठीक है जी। अच्छा देखिए उसने जवाब में क्या, अच्छा उसने डिस्कस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कैप्री आइस एंड यार्डले लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूट लीज और नॉट। नीचे आपके एग्जामिनर ने जो काम सही किया है, लेकिन खामखा की इधर उधर की मार दी उसने कहा इन दिस कॉन्ट्रैक्ट डायमेंशन, स्पेस, लोकेशन, शॉपिंग मॉल आर स्पेसिफाइड, बट स्टिल कैप्री आइस डज नॉट हैव द राइट टू यूज द आइडेंटिफाइड स्पेस बिकॉज वाइल हैज सब्सटेंटिव राइट टू सब्सटीट्यूट द स्पेस ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। वाइल हैज डिस्क्रिशन, इसका मतलब है ये इसके पास एक पावर है, प्रैक्टिकल एबिलिटी है। दूसरा, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है या नहीं है, उसमें क्या लिख रहा है, वाइल वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली फ्रॉम सब्सटीट्यूटिंग द स्पेस, अकोमोडेटिंग अदर कस्टमर्स और कंडक्टिंग प्रमोशनल इवेंट्स एंड एक्टिविटीज इन द मॉल। इससे अज्यूम कर लिया कि भाई इसको तो यहाँ से वहाँ करेंगे, रेंट वेंट में कोई खर्चा चेंज नहीं होगा। हाँ, ये लोग जो आएंगे दूसरे, ये हमें क्या दे के जाएंगे, पैसे दे के जाएंगे, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे सब्सटीट्यूशन राइट्स क्या हैं। यहाँ तक तो बात सही थी, पता नहीं क्या हुआ तुम्हारे एग्जामिनर को, उसने नीचे एक और चावल मार दी। उसने कहा मोर ओवर वन ऑफ द मेन एलिमेंट कंसिडरेशन इज मिसिंग, तो ये इसलिए भी लीज नहीं है। भाई उसने सवाल फोकस किस चीज़ के ऊपर है, सब्सटीट्यूशन राइट्स के ऊपर। उसने कहा वो उसने ये नहीं बताया कि पैसे कितने होंगे, तो इसलिए भी ये लीज नहीं है, हैं?
नहीं, मुझे एक बात बताओ यार, कंसिडरेशन, ये सवाल तुम्हें क्या लग रहा है, किस चीज़ पे फोकस है? सब्स्टिट्यूशन राइट्स पे ना। तो सीधी सी बात है, दो लोगों के बीच में जब ये एग्रीमेंट हुआ होगा तो पैसों की भी बात हुई होगी ना। जैसे ही उसने बोल दिया कि सर ये चाचा ये जगह भी यहाँ आके खड़े हो जाए आप शाम में, ठीक है जी, आप नजर आया करें, चाचा आपके आने से बरकत होती है मॉल में, ठीक है। तो उससे खामखा ये पॉइंट लिखने की क्या जरूरत थी? ऊपर वाले पॉइंट से क्लियर हो गया था कि ये लीज नहीं है। और उसके अंदर भी अगर एक लाइन लिख देता कि भाई ये जगह चेंज करने से नए लोग आ रहे हैं वहाँ पैसे दे के जाएंगे, कोई मौत नहीं आती, हम क्या अज्यूम कर लेते कि ये सब्स्टिट्यूशन राइट सब्सटेंटिव इसलिए कि इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। अब आओ जी एक और सवाल देखते हैं इसके ऊपर। तैयार हो मेरे बच्चों? आओ जी रीड करो। आइसक्रीम वाले के रेंट से ज़्यादा मिलेंगे नहीं, आइसक्रीम वाले को जगह चेंज करेगा, रेंट उससे भी लेगा। वो कहेगा चाचा फ्लोर के उस कोने पे चले जाएं, यहाँ औरतें आ रही हैं, उधर जाएं, ठीक है जी, उधर चला जाएगा, उधर हैं चाचा। अच्छा चलो, यहाँ देखो यार, चाचा आप आंखें बंद कर लेंगे? हैं करनी चाहिए ना, वेरी गुड यार, अच्छा लगा मुझे सुन के माशाल्लाह। हैं यार वो दूसरा आज यह है, वो कहाँ है? क्यों? ज़्यादा हो गया था उस दिन उसके साथ यार, हैं? नहीं मैंने ज़्यादा बोल दिया था उसको उस दिन बेचारा। चलो अच्छा, ये कह रहा है ABC लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ 5-year एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, विद अ फ्रेट कैरियर। ये कैसे फ्रेट कैरियर? ये ट्रांसपोर्ट कंपनी जो होती है सर, टू ट्रांसपोर्ट स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। हमने कहा जी हम रोज़ कराची से पेशावर कुछ सामान भेजेंगे, हम भेजेंगे, गाड़ियाँ किसकी इस्तेमाल करेंगे? इस ट्रांसपोर्ट कंपनी की, ठीक है जी। XYZ लिमिटेड यूजेस रेल कार्स of a particular specification and has a large pool of similar rail cars that can be used to fulfill the requirements of the contract. ये जो कंपनी है XYZ लिमिटेड, जो कैरियर है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इसके पास रेल कार्स हैं। रेल कार्स क्या होती हैं? कुछ होती होंगी, कुछ 3 डबे टाइप के होता होगा कुछ, हैं? कहाँ से सोचता है, कौन सा ऑर्गन इस्तेमाल करता है तू जी? तो रेल कार्स होंगे सर, कोई ऐसे डंपर शंपर टाइप के होंगे। ये वो कहता है हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है जी, गौर सुनना। और वो कह रहे हैं कि हम ये यूज कर सकते हैं, एक नहीं हमारे पास डंपर बहुत सारे हैं। द रेल कार्स एंड इंजन्स आर स्टोर्ड एट XYZ लिमिटेड प्रेमिसेस व्हेन दे आर नॉट बीइंग यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स। इसका मतलब ये है कि सारी गाड़ियाँ XYZ यानी व्हीकल वाले ट्रांसपोर्ट वाले के पास हैं, उसने कस्टमर्स को बांटी भी नहीं है कि जो आपको गाड़ी दे रहे हैं हम अपने पास ही खड़ी रखें, ऐसा नहीं है। गाड़ियाँ किसके पास है? इसी के पास है। जब आपको सामान पहुँचाना चाहिए होगा, भेजना होगा, ये गाड़ी भेज देगा आपके साथ, लेकिन गाड़ी वापस किसके पास आएगी? इसी के पास आएगी। कॉस्ट एसोसिएटेड विद सब्सटीट्यूटिंग द रेल कार्स आर, लिख दिया इस बेचारे ने, अच्छा किया। अब ये सब्सटेंटिव क्या करना चाहिए? In this case, because the rail cars are stored at XYZ Limited and it has a large pool of cars, so he can substitute and substitution is cost is minimal. तो क्या जी इसके substitution वो कह रहे हैं जनाब, the benefit of XYZ benefit to XYZ Limited of substituting the rail car would exceed the cost of substitution, ठीक है जी। Therefore XYZ substitution rights are, तो द एग्रीमेंट डज नॉट कंटेन अ लीज। ऐसा है, समझ आ गया मेरे बच्चों? ऐसा है। एक स्टेप आगे बढ़ें, अपने पास सेटिंग डालें। हाँ क्या हुआ, थक गए हो क्या? हैं नहीं क्या हो गया, ऑफ कर दें। 45 मिनट हैं?
यार इस बच्चे की आवाज़ यहाँ जाने दो। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट होगा। जब जब हम सर्विस इस्तेमाल करेंगे हम एक्सपेंस बुक करते जाएंगे। हैं लेसॉर इसमें जो है वो XYZ है, ABC लेसी है। नहीं नहीं, लेसर लेसी तो जनरल बात है ना। आपने एक बंदे से किराए पे घर लिया और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाया कि लीज नहीं, आपने कहा तू मैं किराएदार नहीं हूँ, तू मालिक नहीं है, हैं? ऐसा तो नहीं है ना। लेसर लेसी अंग्रेजी की टर्म है। मिनिमल कॉस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बहुत कम खर्चे में ये रिप्लेस कर सकते हैं अपने एसेट को, ठीक है जी। कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज़्यादा है। ये मैंने ऊपर डिस्कस किया कि जब भी वो लिखे कि सब्सटीट्यूशन कॉस्ट इज मिनिमल, तो आप क्या अज्यूम कर लेना कि सब्सटीट्यूट करने से बेनिफिट इसको ज़्यादा होगा, कॉस्ट कम होगी। अपने पास सेटिंग डालें लीज पेमेंट्स। इस इन रोशनियों में बैठने से ना इंसान को बहुत, नहीं बेटा थैंक यू। यार ये मैंने क्या कर दिया। देखो यार, ये होता है दरवाजे खुला रखने का नतीजा है। अरे वाह यार, यार मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया तो मैंने इसको बोला मुझे कुछ ला दे यार, ये बेचारा खुद नीचे से जाके ले गया हैं। यार बेटा चबाओ नहीं दिमाग को, यहाँ देख लो। अच्छा, बोर्ड पे देखना दोस्त। अपने पास आपने हेडिंग डाल दी किस चीज़ की? लीज पेमेंट्स की। प्यारे भाई, ये बहुत सारी जो तुम्हारे स्टडी टेक्स्ट में चीज़ें हैं इधर उधर लिखी है ना, ये मैंने एक जगह जमा करके आपके सामने रख रहा हूँ। बोर्ड पे देखना दोस्त, सारी चीज़ें छोड़ दें। लीज पेमेंट्स का मतलब है वो चीज़ जिससे लीज लायबिलिटी बननी है, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं लीज पेमेंट्स। जिनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आपने क्या करना है? लीज लायबिलिटी बनानी है, ठीक है जी। या दूसरे अल्फाजों में ये है पेमेंट्स टू लेसर, ठीक है जी, विच आर कॉन्ट्रेक्चुअल एंड गारंटीड। गारंटी की स्पेलिंग क्या होती है? GU। ऐसे लिखते गारंटी? नहीं लिखते ऐसे, RA। अच्छा, रैन गारंटीड। अच्छा, बोर्ड पे देखिए, इसमें कोई और मसला है? पक्का? अच्छा, बोर्ड पे देखना। मुझे बता, लीज में क्या लेसी किसी और को भी पैसे पे करता है? थर्ड पार्टीज को पैसे पे करता है सर, बाज़-औक़ात IDC के पैसे पे करता है, बाज़-औक़ात इंस्टॉलेशन के पैसे पे करता है, बाज़-औक़ात सर डिस्मेंटलिंग के पैसे पे करता है। वो हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। लीज पेमेंट वो पेमेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली लेसर को पे होनी है, और वो कैसी होनी चाहिए? कॉन्ट्रेक्चुअल एंड गारंटीड, ठीक है जी। अब ये जो दो वर्ड है ना, इसमें पूरा गेम है। लीज पेमेंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहता है कि ये चीज़ें आती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक पे हमने ना टाइम लगाना है। नंबर 1, पेमेंट मेड बाय लेसी टू अ लेसर फॉर द राइट ऑफ यूज ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। नंबर 1, फिक्स पेमेंट्स। ये याद रखना, MCQs में भी पूछा जा सकता है। फिक्स पेमेंट का मतलब क्या है? फिक्स पेमेंट का मतलब है फिक्स रेंटल्स। फिक्स रेंटल्स क्या है जी? आज एक एग्रीमेंट हो रहा है आपके साथ मेरा, मैं आपको कह रहा हूँ जनाब आपको रेंटल पे करना है 1.5 लाख पहले साल, फिर 1,80,000 दूसरे साल, 1,90,000 तीसरे साल, 2 लाख चौथे साल, 5 लाख छठे साल। मुझे बताओ ये कौन सा रेंटल्स है? ये फिक्स नहीं है।
क्या ये फिक्स है? किस गधे ने तुम्हें कहा है कि कांस्टेंट रेंटल्स होने चाहिए? कांस्टेंट का वर्ड तो नहीं लिखा मैंने, फिक्स का क्या मतलब है? ऐसे रेंटल्स जो डे वन से हमें पता है उसको हम कहेंगे फिक्स रेंटल्स। ऐसे रेंटल्स जो डे वन से हमें पता है, क्या ये डे वन से हमें पता है तो हम इसको फिक्स रेंटल्स। ऐसा अमाउंट कांस्टेंट, अमाउंट सेम होने की जरूरत नहीं है ऐसा। अच्छा जी, फिर डाउन पेमेंट्स, ये भी सर एक फॉर्म ऑफ रेंटल है ऐसा, जो आपने किसको देना है? लेसी को, लेसर को देना है ऐसा। समझाने की जरूरत है ना डाउन पेमेंट क्या होता है। अब सुनना सर, इंक्रीजिंग रेंटल्स द रेट ऑफ विच इज फिक्स्ड एट द इंसेप्शन। मैं कहता हूं जी मिसाल के तौर पर रेंटल है 1.5 लाख रुपए का और हर साल ये क्या होगा 10% से इंक्रीज होगा। स्टैंडर्ड कहता है ये फिक्स रेंटल्स हैं, क्योंकि जो रेट का इंक्रीज है ये क्या है, ये फिक्स का मतलब है डिफाइंड है। फिक्स का मतलब डिफाइंड है, यानी सर आप डे वन पे बैठ के ना सारे लीज रेंटल्स कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसा। पहले साल का रेंटल 1.5 लाख, अगले साल का निकाल लोगे, उसके अगले साल का निकाल लोगे, उसके अगले साल का निकाल लोगे। डे वन पे बैठ के मैं सारे रेंटल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा जनाब ये फिक्स रेंटल है। अब सुनना जरा, व्हाट इफ के पहले साल का रेंटल 1.5 लाख हो, सेकेंड ईयर के रेंटल पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि वो 10% बढ़ेगा, थर्ड ईयर का रेंटल 12% बढ़ेगा, फोर्थ ईयर का रेंटल से 20% बढ़ेगा, फिफ्थ ईयर का रेंटल 25% बढ़ेगा। अब बताओ क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि फिक्स है? हाँ सर, उसने वर्ड क्या लिखा है कि रेट ऑफ इंक्रीज इज फिक्स्ड एट द इंसेप्शन। फिक्स का मतलब ये डिफाइंड हो ऐसा है। अब बताओ हमारे पास फिक्स रेंटल में क्या क्या आएगा? रेंटल जो अमाउंट में फिक्स्ड हो, या उसका रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो डे वन से क्या हो डिफाइंड हो, क्लियरली डिफाइंड हो कि इस साल का रेंटल इतने % से बढ़ेगा, इसका इतने % से, इसका इतने % से। हम कहेंगे ये सारे रेंटल्स क्या है फिक्स नहीं। ये बात समझ आती है? ये पहले नोट करो, शाबाश। पेपर में आ जाएंगी उठ के और इसका कोई जवाब नहीं होगा किसी के पास। बोर्ड पे देखना। मुझे एक बात बताएं, बोर्ड पे देखना, एक लेसी को मैं एक एसेट लीज पे देता हूं। मैं कहता हूं भाई इस एसेट का रेंट है 1 लाख रुपए, अगर आप इसको यूज करो ओनली इन पाकिस्तान, ओनली फॉर पाकिस्तान सप्लाईज। ठीक है जी। लेकिन अगर आपने इसको एक्सपोर्ट सप्लाईज के लिए इस्तेमाल किया तो फिर यार मशीन की लाइफ ना थोड़ी सी कम हो जाती है, मशीन की जो है वो बेड़ा गर्क होना शुरू होता है। तो भैया आपको रेंट पे करना पड़ेगा फिर 1.5 लाख ऐसा है। और इस कंपनी ने अप्लाई किया हुआ एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए, और देयर इज अ 100% चांस दैट ही विल गेट द एक्सपोर्ट लाइसेंस, एंड देयर इज अ 100% चांस दैट दिस लेसी विल डेफिनेटली एक्सपोर्ट ऐसा। अब बताओ मेरे सामने 2 रेंटल ऑप्शंस हैं, मैं लेसी हूं, मुझे पता है कि मुझे एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलना है और मुझे पता है कि मैंने इस मशीन को एक्सपोर्ट की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना है। मैं लीज रेंटल 1 लाख रुपए रखूं या 1.5 लाख रखूं? क्यों? मेरे पास, अब देखो, अब ऊपर आप इस लाइन को पढ़ो, ये कह रहा है पेमेंट्स हैव टू बी मेड ओनली इफ एन इवेंट अकर्स एंड दैट हैज नो जेन्युइन पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग। उसने कहा भैया आपको रेंटल पे करना पड़ेगा एक इवेंट के होने पर, और उस इवेंट के ना होने के कोई चांसेस ही ना हो। ठीक है जी। अब बताओ जी एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं मिले, इसका चांस है? कौन सी कंपनी अपने एक्सपोर्टर को मना करेगी कि तुम एक्सपोर्ट ना करो? ऐसा है नहीं। तो मुझे तो एक्सपोर्ट लाइसेंस 110% मिलेगा। सर स्टैंडर्ड कहता है अगर आपको इतना यकीन है कि एक सर्टन इवेंट होने पे आपको एक्स्ट्रा रेंट पे करना पड़ेगा और उस सर्टन इवेंट होने के चांसेस 100% हैं, कोई जेन्युइन पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ना हो, तो फिर आप अपना रेंटल 1.5 लाख के हिसाब से कैलकुलेट करें, लाख के हिसाब से ना रखें। ऐसा है या नहीं? ये बात भेजे में बैठती है। अच्छा जी, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। पेमेंट दैट हैव टू बी मेड ओनली इफ एन इवेंट अकर्स एंड देयर इज नो जेन्युइन पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग, ऐसा है। अच्छा जी, फिर there is more than one payment set that the lessee could make and only one of those set is realistic.
अच्छा ये सुनिएगा दोस्त, मैं मिसाल के तौर पर आपको एक एसेट लीज पे दे रहा हूँ, गौर सुनना, ठीक है जी। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ प्यारे भाई, अच्छा इसमें हम पॉइंट नंबर 3 पहले पढ़ लें ताकि हमें पॉइंट नंबर 2 ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। मल्टीपल सेट्स ऑफ पेमेंट्स कुड रियलिस्टिकली मेक, अच्छा मैं पहले तीसरा पॉइंट समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर दूसरा समझा रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक एसेट आपको लीज पे दिया, ठीक है जी, आपसे कहा ईयर 1 का रेंटल है, या मैं एक एसेट लीज पे लिया है, ईयर 1 का रेंटल है 1 लाख, कितना, 1 लाख। ईयर 2 का जो रेंटल है ना वो 1.5 लाख रुपए का हो जाएगा अगर आपने एसेट की मेंटेनेंस नहीं करवाई। मेंटेनेंस का खर्चा सिर्फ 20,000 रुपये, कितने। अब बताओ मैं लेसी हूँ, अगर मुझे पागल कुत्ते ने काटा है तो मैं क्या करूँगा, मेंटेनेंस नहीं कराऊंगा और रेंटल कितना दूंगा। और अगर सर मैं मतलब इंसान का बच्चा हूँ, अकल से सोचता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेंटेनेंस करवा के रेंटल 1 लाख रुपए का रखूँगा, 1.5 लाख रुपए का रेंटल क्या करूँगा, अवॉइड करूँगा। ऐसा है तो बताओ रियलिस्टिकली रेंटल कितना देना है मैंने, 1 लाख रुपए देना है। ऐसा ऑप्शन मेरे पास क्या मौजूद है, 2 मौजूद हैं, लेकिन इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन क्या है। अब देखिए क्या लिखा है, देयर आर मल्टीपल सेट्स ऑफ पेमेंट्स दैट द लेसी कुड रियलिस्टिकली मेक, ठीक है जी, बट इट हैज़ टू मेक एटलीस्ट वन ऑफ द पेमेंट्स लोएस्ट टू बी पिक्ड। लोएस्ट टू बी पिक्ड का मतलब जो छोटी अमाउंट है वो आपने पे करनी है। मैंने आपको पहले की क्या एग्जांपल दी कि आपने एक रेंट पे करना है 1 लाख रुपए का, ठीक है जी, और अगर आपको सर एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिल गया तो आपने प्रोडक्शन ऐसी करनी है मशीन से कि जिससे मशीन क्या होगी, उसकी क्वालिटी अफेक्ट होगी, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो लेसर ने कहा कि फिर मैं आपसे रेंटल क्या चार्ज करूंगा, 1.5 लाख। और सर मुझे ये 100% पता है कि मुझे एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलेगा, और मुझे 100% पता है कि एक्सपोर्ट लाइसेंस मिला तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा भी। तो सर फिर स्टैंडर्ड कहता है रियलिस्टिकली एक ही पॉसिबल है, ठीक है जी, बाकी पॉसिबल नहीं है। अच्छा फिर वो कहता है प्यारे भाई कि अगर आपके पास जो है वो इस तरह का मामला हो कि मल्टीपल पेमेंट्स हो और उनमें आप एक पिक करें, और एक फिर कौन सी पिक करनी चाहिए आपको, जो कम हो, जो कंपैरेटिवली कम हो। तो इस तरह की कंडीशन डल सकती है कि जी आप 1 लाख रुपए का रेंटल है एंड द मोमेंट आपने मेंटेनेंस मिस की किसी साल तो आपको क्या होगा, 1 लाख रुपए की जगह 1.5 लाख रुपए की अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ऐसा है। अच्छा जी ये पहले लिखो, शाबाश, ये 2 पॉइंट्स लिखो, तीसरा पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो। हाँ जी अच्छा एक बात बताओ यार, अगर ये पेमेंट्स आपने सेलेक्ट की, आपने सोचा कुछ और बाद में हुआ कुछ, तो ना 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 सर, हमने आगे एक चीज पढ़नी है सीए फाइनल में जाके, रीअसेसमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। क्या पढ़नी है, रीअसेसमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। ऐसा मैंने आपको पहले केस में बताया, एक एग्जांपल दी एक्सपोर्ट की, मैंने आपको तीसरे केस में मेंटेनेंस की एग्जांपल दी, दूसरा केस में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, करूं डिस्कस, कर लो पहले कॉपी कर लो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ना जहन से निकल जाएगी। क्या करो बेटा, लिख लो, बस दूसरे वाले को भी लिख लो। मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आपको से मिसाल के तौर पर ऑप्शन दूँ, और सुनो, एक एसेट आप मुझसे लीज पे लेके गए, या मैं लीज पे लेकर आया एक एसेट, ठीक है जी, मुझसे कहा गया कि जी 1 लाख रुपए का रेंट है, गौर से सुनना, कितने का रेंट है, 1 लाख रुपए का रेंट है, ठीक है जी, गौर से सुनना मेरे बच्चों, रेंट जो है ना वो 1.5 लाख का हो जाएगा मिस्टर लेसी, 1.5 लाख का हो जाएगा अगर इस एसेट का काउंटर का मतलब समझ दो, उस एसेट पे जो एक चीज़ लिखी हुई है जी, वो से मिसाल के तौर पर हमारे पास ऑडिट होगा इक्विपमेंट का, ठीक है जी, और ऑडिट के अंदर सर अगर रिपोर्ट यह आ गई कि इक्विपमेंट का जो है वो आपने उठा के बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है जी, तो हम आपसे फिर उस साल का रेंटल 1.5 लाख रुपए चार्ज करेंगे, ग्रेडिंग होगी। देखिए जब भी लेसी बड़ा एसेट लीज पे लेकर आता है ना, लेसर क्या करता है, हर साल के एंड पे अपना एक वैल्यूअर बेचता है, एक सर्वेयर बेचता है, वो क्या करता है एसेट को देखता है कि भाई इसने एसेट का बेड़ा गर्क तो नहीं किया, क्योंकि हम तो एसेट किराए पे दे रहे हैं ना, जिंदगी भर के लिए थोड़ी दिया है। और वो क्या करता है, एसेट की ग्रेडिंग करता है कि जी ए ग्रेड पे एसेट या बी ग्रेड पे। लेसी को ये कहा गया कि लेसी आप अगर ए ग्रेड पे ही रहते हैं ना तो आपका रेंटल कितना है, 1 लाख, और सर अगर आप आ जाते हो बी ग्रेड पे तो रेंटल कितना हो जाएगा, 1.5 लाख, और आप सी ग्रेड पे आ जाते हो तो रेंटल कितना हो जाएगा, 1,80,000। ऐसा है
स्टैंडर्ड आपसे कहता है भैया आप अपने आप को देखो, पूछो अपने आप से कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसमें रियलिस्टिक कौन सा है? नहीं, लोएस्ट नहीं है, वो कहता है रियलिस्टिक देखो, रियलिस्टिकली देखो तुम एसेट को किस तरह। लोएस्ट तो जब होना कि जब मैं 100% श्योर हूं कि जी इन तीनों में से मैं ये नीचे वाले दो को तो अवॉइड कर ही दूंगा, तो स्टैंड कहते हैं एक पिक कर लूं। लेकिन क्या इन तीनों को देखते हुए रियलिस्टिक क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि यार मैं शायद बी पे चला जाऊँ। आमतौर पे मैं एसेट को जिस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ मुझे लगता है कि मुझे रेटिंग क्या मिलेगी। तो वो कहता है भैया आपके पास अगर मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं पेमेंट के, ठीक है जी, देयर इज़ मोर देन वन सेट ऑफ ऑप्शंस लेसी कुड मेक बट ओनली वन ऑफ दोज इज़ रियलिस्टिक। तो जो रियलिस्टिक है ना आप उसको पिक करें। अब बताओ इन तीनों केसेस को मैंने आप ये तीन चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। पहला केस मैंने आपके सामने ये रखा, पेमेंट्स हैव टू बी मेड ओनली इफ एन इवेंट अकर्स, और उसके ना होने के चांसेस, मतलब होने के चांसेस जो है वो 100% और ना होने के चांसेस ना होने के बराबर, ऐसा तो आपने पैसे पे करने। सर नंबर 2 में मैंने आपको ये कहा कि आपके पास बहुत सेट ऑफ पेमेंट्स है 3-4, और उसमें से रियलिस्टिक क्या है वो आपने पिक करना है। कोई भी एक रियलिस्टिक होगा। भाई जब आपको पता है कि आप मिसाल के तौर पर एक एसेट से सिगरेट बनाओगे और आपका एसेट उससे क्या होगा, खराब होगा, डैमेज होगा, ठीक है जी, और डैमेज होगा तो ग्रेडिंग क्या आएगी, बी आएगी, हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, तो रियलिस्टिक क्या है फिर, बी। फिर आप ए नहीं रखो, भी गलत हो जाएगा, ठीक है जी। फिर मेरे पास तीसरा पॉइंट क्या है जनाब, सर लेसी के पास मल्टीपल सेट्स ऑफ पेमेंट्स हैं जो सारे रियलिस्टिक हो, सारे रियलिस्टिक हो, तो उसमें से सर मेरे पास जब ऑप्शन हो तो मैं क्या करूंगा, उसमें से वो पिक करूंगा जिसकी सबसे कम कॉस्ट है। ऐसा पॉसिबिलिटी सारों की है, सारे हो सकते हैं, लेकिन सर मैं उसमें से क्या पिक करूंगा। अब बताएं तीनों में अगर मैं आपसे पूछूं मेन पॉइंट्स क्या है। पहले में वो क्या कह रहा है, कंटिंजेंट पेमेंट है, किसी इवेंट पे कंटिंजेंट है और इवेंट होने के चांसेस 100% है, तो आप रेंटल बढ़ा के देख लो। दूसरे में वो कह रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन उनमें रियलिस्टिक क्या है, कोई एक होगा आप वो पिक कर लो। तीसरे में क्या कह रहा है, सारे रियलिस्टिक हैं, तो उसमें से आप क्या पिक करो, लोएस्ट को पिक कर लो। ऐसा पक्का जी, आगे बढ़े हम दोस्त। इस पे अभी हमने बाकायदा एक सवाल करना है, ये सारी चीजें डाल के, ये सारे जो अभी मैं बता रहा हूं ना ये सारे डले हुए होंगे सवाल के अंदर जी। देखो एक चीज याद रखो, ये किराए पे देने के बाद लेसर जो है ना वो खाला के घर नहीं चला जाता, वो हर क्वार्टर पे आके चेक करता है एसेट की कंडीशन क्या है। हमारे पास नीचे जनरेटर पड़ा है ना, हर तीसरे महीने आके वो चेक करता है कि जनरेटर का क्या हाल है, और हमें बताता है कि बेटा इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे मेंटेनेंस भी हम पे करते हैं, तो वो क्यों आगे बताता है, क्योंकि अगर हम जितना मेंटेनेंस अवॉइड करेंगे, देर से पे करेंगे, वो एसेट उसका ख़राब होगा, ठीक है जी। ये नीचे जो हमारे पास एसेट पड़ा है ये कौन सी लीज़ है, मतलब हमारे लिए कौन सी लीज़ है, नहीं हमारे लिए IFRS 16 अप्लाई करने वाली लीज़ है, हम नहीं अप्लाई करते IFRS 16। क्यों, क्योंकि उसकी मर्ज़ी है, वो जब चाहे ये जनरेटर उठाए दूसरा ला के रख दे, और उसने प्रैक्टिकली पास्ट में ऐसा किया भी है। हमारा उससे ये अग्रीमेंट नहीं है कि हमें ये वाला एसेट चाहिए, हमारा अग्रीमेंट क्या, कोई भी जनरेटर जो 50 kVA का हो, तो वो 50 kVA का जो जनरेटर है ना वो आके कभी कभी चेंज भी करके चला जाता है, और हम उसको कुछ भी नहीं कहते हैं, ऐसा, और वो हमसे पूछता भी नहीं है, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेंटेनेंस कॉस्ट एक ऐसी चीज़ है जो ROU में ऐड ही नहीं होनी चाहिए। मेंटेनेंस कॉस्ट मेंटेनेंस के लिए होती है, उसी वक्त क्या हो जानी चाहिए, एक्सपेंस आउट हो जानी चाहिए, ठीक है। मैं मेंटेनेंस कॉस्ट की बात ही नहीं कर रहा, आगे बढ़ो। मैं ये बता रहा था एग्जाम्पल के तौर पे, तुम्हारा तो पूरा जनरेटर लीज पे, ऐसा जनरेटर का किराया कितना है नहीं पता हमें, क्योंकि हम रेंट पे करते हैं, उसी में जनरेटर का किराया है, वो मालिक से जाके लेता है। अभी आपने ये भी चीज़ आगे पढ़नी है कि आप अगर लीज का रेंटल किसी और सर्विसेज के साथ मिला के दे रहे हैं तो उस रेंटल की भी ब्रेकअप होने, लीज कंपोनेंट, नॉन लीज कंपोनेंट, ये भी आ रहा है। आगे बढ़े, नहीं निकलनी पड़ेंगे। अच्छा सुनो 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 मेरे प्यारे बच्चों, फिक्स रेंटल क्या है, अमाउंट में फिक्स हो, आप पूरे टर्म का डिटरमिन कर सकें, इंक्रीजिंग हो लेकिन रेट डे 1 पे डिफाइंड हो, जिससे आप सारे रेंटल्स निकाल सको, ठीक है जी। सर लेसी के पास, सर लेसी के पास हमारे पास जो है वो कोई ऐसे इवेंट पे रेंट कंटिजेंट हो जिसके होने के चांसेस 100% हो,
लेसी के पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, उसमें से एक ही रियलिस्टिक हो। लेसी के पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, सारे रियलिस्टिक हो, उसमें लोएस्ट आपने पिक करना है, ऐसा है। चलो बस इसको यहीं तक रखते हैं, नीचे वाले 4 जो है वो कलम लेके चलते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।